हेलो बच्चों। द्रविक प्रणाली के अवयव में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे कपलिंग। कपलिंग आप लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। कपलिंग एक ऐसी युक्ति है जो दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, परंतु यहाँ हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट होगी चालक शाफ्ट से चलित शाफ्ट पर, वो एक तरल के द्वारा होगी, इसलिए इसको हाइड्रोलिक कपलिंग कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो यांत्रिक क्लच के विकल्प के रूप में ऑटोमोबाइल संचारण में भी होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी संरचना में तीन मुख्य अवयव हैं। एक है हाउसिंग, दूसरा टरबाइन और एक तीसरा पंप इम्पेलर। इसका अनुप्रयोग औद्योगिक प्रयोगों में, रेल परिवहन में, वायुयान में, स्वचालन में आदि में होता है। कार्यविधि, इसकी कार्यविधि में क्या है, बेसिकली एक है चालक शाफ्ट और एक है चलित शाफ्ट। बुक में थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। एक चालक शाफ्ट है, चालक शाफ्ट पर पंप इम्पेलर बना हुआ है। पंप इम्पेलर से ही हाउसिंग कनेक्टेड है और इस हाउसिंग में लिक्विड भरा होता है। तो जब चालक शाफ्ट चलता है तो पंप इम्पेलर भी रोटेट करता है। इस रोटेशन से उसमें भरा लिक्विड भी रोटेट होता है। जब ये लिक्विड रोटेट होता है तो ये टरबाइन के रनर पे या ब्लेडों पर टकराता है, जिससे कि टरबाइन भी मूव करने लगता है या घूमने लगता है। और चूँकि टरबाइन घूम रहा है तो उससे जुड़ा हुआ एक चलित शाफ्ट होता है, वो भी घूमने लगता है। इस प्रकार चालक शाफ्ट जो है उसकी गति चलित शाफ्ट तक लिक्विड के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मोटर। क्यों? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक मोटर वह युक्ति है जो द्रविक शक्ति को घूर्णन शक्ति या द्रव दाब को बलाघूर्णों में बदलता है। हाइड्रोलिक मोटर का जो डिजाइन है और परिचालन होता है वो पंप के समान ही होता है। द्रविक मोटरें स्थिर या चल विस्थापन प्रकार की होती हैं। स्थिर विस्थापन वाली मोटरें स्थिर बलाघूर्ण तथा परिवर्तनीय गति प्रदान करती हैं और प्रवेश पर प्रवाह दर को नियंत्रित करते गति में बदलाव किया जा सकता है। वर्गीकरण, हाइड्रोलिक मोटरें प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। पहला है गियर मोटर। तो जैसे मैंने आपको गियर पंप पढ़ाया था उसी का सिद्धांत पर इसका भी कार्य होता है। गियर मोटर जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसमें दो गियर होते हैं। गियर पंप की भांति गियर मोटर में भी गियर होते हैं और आयतनिक विस्थापन को नियत रखा जाता है। इसमें दोनों गियर पहिए चलित प्रकार के होते हैं, परंतु एक पहिए पर निर्गत शाफ्ट जुड़ी होती है। चित्रानुसार तेल को मोटर के इनलेट पोर्ट में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे गियर के दांतों पर दाब लगता है और गियर तथा शाफ्ट घूमने लगते हैं। गियर मोटर में दांतों पर लगने वाले असंतुलित द्रविक बलों के कारण घूर्णन गति उत्पन्न होती है। गियर दांतों के खुलने के कारण मोटर में एक द्रविक असंतुलन उत्पन्न होता है
जैसे ही गियर दांते खुलते हैं, एक गियर के एक तरफ के दांते के अतिरिक्त सिस्टम दाब से बद्ध सभी दांते द्रविक रूप से संतुलित हो जाते हैं। गियरों पर बलों के असंतुलन से बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण गियर दांते को विमाओं के समानुपाती होता है। बड़े गियर दांते अधिक बलाघूर्ण प्रदान करते हैं। ये संरचना में सरल होते हैं तथा इन्हें दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। इनकी दक्षता लीकेज के कारण थोड़ा कम होती है। दूसरा है वेन मोटर। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, वेन मोटर केवल एक ही दिशा में घूर्णन उपलब्ध कराती है। पंप से आने वाला प्रवाह इनलेट पर प्रवेश करता है, रोटर पर बल लगाता है और वेन घूमता है तथा आउटलेट से बाहर निकल जाता है। मोटर के घूमने से आउटपुट शाफ्ट भी घूमती है, क्योंकि कोई अपकेंद्री बल कार्य नहीं करता जब तक कि मोटर घूमना प्रारंभ न कर दे। अतः केसिंग कंटूर के विरुद्ध वेन को पकड़ने के लिए किसी विधि का प्रयोग होता है, जिसके लिए प्रायः स्प्रिंग लगाए जाते हैं। वेन मोटर द्रविक रूप से संतुलित होती है, जिससे कि रोटर को शाफ्ट से साइड लोडिंग से सुरक्षित किया जा सके। शाफ्ट को 2 बियरिंगों पर सहारा जाता है। मोटर में तेल को पंप द्वारा बलात् प्रविष्टि कराने से दबांतर के कारण बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। इन्हें गियर मोटर की तुलना में कम लीकेज होता है। इसका डिजाइन सरल, शोर कम तथा कम कंपन वाला होता है। तीसरा है पिस्टन मोटर। द्रविक प्रणालियों में पिस्टन मोटर बहुतायत प्रयुक्त होते हैं। इनको निम्न प्रकार से बांटा गया है। सिलेंडर ब्लॉक के पिस्टन तथा ड्राइव शाफ्ट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं: अक्षीय पिस्टन मोटर तथा त्रिज्यिक पिस्टन मोटर। विस्थापन के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं: स्थिर विस्थापन मोटर और परिवर्तनीय विस्थापन पिस्टन मोटर। पहला हम पढ़ेंगे अक्षीय पिस्टन मोटर। अक्षीय पिस्टन मोटर में जो पिस्टन सिलेंडर होते हैं वो इनकी शाफ्ट के अक्ष के पैरेलल होते हैं, अतः इनको अक्षीय पिस्टन मोटर कहा जाता है। ये मोटरें स्थिर तथा परिवर्तनीय विस्थापन दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इसमें मोटर के पार दाब पतन से बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। दाब से पिस्टनों के सिरों पर एक बल लगता है जो शाफ्ट रोटेशन में परिवर्तित हो जाता है। अनेक मॉडलों में प्रवाह की दिशा बदलकर घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है। पंप से आने वाले तेल को सिलेंडर बोर में इनलेट पोर्ट से बलात् प्रविष्ट करा जाता है। इस बिंदु पर पिस्टनों पर लगने वाला बल इन्हें स्वैश प्लेट के विरुद्ध धकेलता है। पिस्टन स्वैश प्लेट के अनुदिश तथा सिलेंडर बैरल से दूर सरकते हुए गति कर सकते हैं, जिसके कारण यह घूमती है। ये बैरल एक शाफ्ट से स्प्लाइन किए होते हैं, जिससे यह घूमती है। जैसा कि इसमें फिगर में दिखाई दे रहा है, इसमें एक स्वैश प्लेट होती है जो कि किसी कोण पर झुकी रहती है। इससे जुड़े हुए 5-6 सिलेंडर तथा पिस्टन होते हैं। इन पिस्टनों में स्प्रिंग लगी होती है और इन सिलेंडरों के पीछे से पोर्ट बने होते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, होता क्या है, बेसिकली जब स्वैश प्लेट रोटेट करती है या जो शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट, वो रोटेट करती है, तो ये पिस्टन भी रोटेट करते हैं। और पिस्टन जब रोटेट करते हैं तो जो इनलेट पोर्ट से आया है वो क्या होता है, कुछ देर बाद जब झुकी हुई प्लेट पर, स्वैश प्लेट पर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका मूवमेंट पीछे की तरफ हो जाता है, तो वो पीछे को पुश करता है, जिससे कि ऑयल उससे बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है, एक से अंदर आता है फिर एक से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से यह वर्क करता है। त्रिज्यिक पिस्टन मोटर। त्रिज्यिक या रेडियल पिस्टन मोटर में सिलेंडरों में तरल को धकेला जाता है तथा पिस्टन बाहर की ओर चलते हैं।
पिस्टन रोटर को दबाते हैं जिससे सिलेंडर ब्लॉक घूमने लगता है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है वो रेडियल डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम है त्रिज्यिक पिस्टन मोटर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मोटर में सुगमता हेतु 3 पिस्टनों को दर्शाया गया है। सामान्यतः इसमें 7 या 9 पिस्टन होते हैं। जब पिस्टन 1 से संबंधित सिलेंडर बोर में द्रव को धकेला जाता है तो पिस्टन बाहर की ओर चलता है। इस कारण से सिलेंडर प्रदक्षिण दिशा में घूमने लगता है। जब पिस्टन 1 पर लगा बल सिलेंडर ब्लॉक को घुमाता है तो पिस्टन 2 घूमना प्रारंभ करता है और पिस्टन 3 की स्थिति के पास पहुंचता है। यहाँ सिलेंडर ब्लॉक तथा रोटर के प्रतिक्रिया रिंग के बीच की दूरी लगातार ऊपर तथा रोटर के दाएं अर्ध में कम होती जाती है। जब पिस्टन 2 घूमता है तो यह अंदर की ओर बल लगाता है और द्रव को सिलेंडर से बाहर की ओर धकेलता है। क्योंकि पिस्टन वाल्व के इस तरफ कोई द्रव नहीं होता या बहुत कम दाब होता है। इसके बाद पिस्टन 3 धकेलने वाला पिस्टन बन जाता है और सिलेंडर ब्लॉक को घुमाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है जिससे कि मोटर हमेशा चलता है। ये मोटरें कम गति तथा उच्च बलागुण वाली होती हैं। इनका प्रयोग विंच आदि में होता है। पंप का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को द्रविक ऊर्जा में बदलना है। एक प्रथम चालक जैसे कि विद्युत मोटर द्वारा इनको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और उस यांत्रिक ऊर्जा से कार्य के द्वारा ये द्रविक ऊर्जा में बदल जाता है। पंप के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इनका वर्गीकरण पढ़ लेना है, क्योंकि इससे पहले इसी बुक में और चैप्टर में पंप पढ़ाया गया है और थर्मल इंजीनियरिंग में भी मैंने पंप पढ़ाया हुआ है। पंपों को 3 प्रकार में से वर्गीकृत किया जाता है। विस्थापन के आधार पर धनात्मक तथा अधनात्मक, डिलीवरी के आधार पर नियत डिलीवरी और चर डिलीवरी, गति के आधार पर रोटरी और पश्चाग्र। फिल्टर तेल की स्वच्छता किसी भी द्रविक प्रणाली के लंबे सेवा काल तथा सही परिचालन के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी द्रविक प्रणाली के असफल होने का प्रमुख कारण उसमें उपस्थित कॉन्टेमिनेशन होता है, अतः तेल को सही प्रकार से फिल्टर करना आवश्यक होता है। तो फिल्टर की परिभाषा यह हो गई कि फिल्टर एक युक्ति है जिसका प्रमुख उद्देश्य महीन सरंध्र माध्यम का प्रयोग करने वाली रोक द्वारा अघुलनशील संदूषण को पृथक करना है। फिल्टरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। फिल्टर करने की विधि के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं: यांत्रिक फिल्टर, अवशोषण फिल्टर और अधिशोषण फिल्टर। पदार्थ में रंध्रों के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है सतही फिल्टर और गहरे फिल्टर। फिर है फिल्टर की स्थिति के आधार पर इनटेक फिल्टर और दाब लाइन फिल्टर और वापसी लाइन फिल्टर। फिर है फिल्टरित की जाने वाली तेल की मात्रा के आधार पर पूर्ण प्रवाह फिल्टर, समानुपाती फिल्टर। आइए हम अब इसका एक एक करके डिटेल में पढ़ें। पहला है यांत्रिक फिल्टर। इस प्रकार के फिल्टरों में धातु या कपड़े की जाली की एक श्रेणी बनी होती है। ये फिल्टर तरल में उपस्थित अपेक्षाकृत मोटे कणों को पृथक करने के लिए ही होते हैं। अवशोषण फिल्टर। ये फिल्टर सरंध्र तथा पारगम्य पदार्थों जैसे कागज, वुड पल्प, कपड़ों, सेलुलोज, एस्बेस्टस आदि के बने होते हैं और इन पेपर फिल्टर पर एक रेजिन का लेपन होता है जिससे उसे अतिरिक्त सामर्थ्य मिलती है। इस प्रकार के फिल्टरों में कण वास्तव में अवशोषित होते हैं क्योंकि तरल पदार्थों में से पारगम्य होते हैं। ये फिल्टर अत्यंत छोटे कणों को फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अधिशोषण फिल्टर। अधिशोषण एक सतही घटना है और फिल्टर की सतह पर कणों के चिपकने की प्रकृति से संबंधित है। अतः ऐसे फिल्टरों की क्षमता उपलब्ध सतही क्षेत्रफल के परिमाण पर निर्भर करती है।
प्रयुक्त होने वाले अधिशोषण पदार्थ प्रायः सक्रियत क्ले, रासायनिक उपचार युक्त पेपर आदि होते हैं। फिर है सतही फिल्टर। ये एक साधारण स्क्रीन होते हैं जिनका प्रयोग उनके रंध्रों में से तेल को गुजार कर उसे साफ करने के लिए होता है। यह स्क्रीन बहुत पतली होती है और गंदे अवांछित कणों को स्क्रीन की ऊपरी सतह पर एकत्र किया जाता है जब तेल उसमें से गुजारा जाता है। फिर है गहरे फिल्टर। ये मोटी दीवार युक्त फिल्टर माध्यम होते हैं जिनके मध्य से तेल को गुजारा जाता है और अवांछित कण बाहर ही रोक दिए जाते हैं। इसमें अधिक महीन कण भी फिल्टर रोके जा सकते हैं और इसकी क्षमता सतही फिल्टर से अधिक होती है। नेक्स्ट है इनटेक या इनलाइन फिल्टर। इसे सक्शन लाइन फिल्टरिंग भी कहते हैं। ये फिल्टर पंप से पहले लगाए जाते हैं जिसमें कि तेल में उपस्थित संदूषण से पंप को बचाया जा सके। ये फिल्टर न्यून दाब पतन देने के लिए विकल्पित किए जाते हैं तथा ये पंप टैंक से तरल या द्रव खींचने में सक्षम नहीं होगा। फिल्टर के पास न्यून दाब पतन प्राप्त करने के लिए एक रुक्ष जाली लगाई जाती है। ये फिल्टर सूक्ष्म कणों को फिल्टर नहीं कर पाते हैं और इसका व्यवस्था फिगर में दिखाई गई है। लाइन रिजर्वायर से एक लाइन आई है, टैंक से एक पाइपलाइन आई है जिसके पास एक सक्शन फिल्टर लगाया गया है और फिर उसको पंप द्वारा आगे सिस्टम में पुश किया गया है। इसके लाभ निम्न है। सक्शन फिल्टर पंप को तेल कुंड में उपस्थित धूल मिट्टी से बचाता है तथा तेल कुंड या चूषण लाइन को विघटित किए बिना फिल्टर अवयव को आसानी से साफ तथा सर्विस किया जा सकता है। इसकी हानि भी है। ये फिल्टर का साइज उचित न हो तो वह पंप का कार्य बाधित कर सकता है। दूसरा है दाब लाइन फिल्टर। इसे उच्च दाब फिल्टर भी कहते हैं। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, ये पंप के ठीक बाद लगाए जाते हैं। उसमें इससे पहले वाले में तो पंप से पहले लगा था और इसमें पंप के बाद लगाया जाता, यही अंतर है। इसके लाभ हैं कि एक दाब फिल्टर बहुत सूक्ष्म कणों को फिल्टर कर सकते हैं और दूसरा किसी विशिष्ट अवयव को किसी प्रतिप्रवाह अवयव द्वारा जनित विकृत कणों से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी हानि यह है कि दाब फिल्टर के लिए बनाए जाने वाली हाउसिंग को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है कि वह पूर्ण सिस्टम दाब पर कार्य सके। इससे फिल्टर की लागत बढ़ती है। यदि दाब अंतर और तरल वेग बहुत अधिक हो तो धूल आदि अवयव के पार जा सकते हैं अर्थात टूट फूट की संभावना हो सकती है। फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें पंप के बाद फिल्टर लगा है, बाकी फिर वहाँ से ऑयल पुश किया जा रहा है सिस्टम में आगे। थर्ड है वापसी लाइन फिल्टर। इसको निम्न दाब फिल्टर भी कहा जाता है। ये रिटर्न लाइन में लगाए जाते हैं इसलिए इसका नाम वापसी लाइन है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर दाब विमोचन वाल्व या निकाय से वापस लौटते हुए तेल की फिल्टरिंग करते हैं। ये प्रायः टैंक से ठीक पहले लगाए जाते हैं। इसमें अपेक्षाकृत उच्च दाब पतन हो सकता है, अतः इसमें एक महीन जाली लगाई जाती है। ये फिल्टर न केवल निम्न दाब पर बने रहते हैं बल्कि टैंक तथा पंप को कॉन्टेमिनेशन से भी बचाते हैं। इसके लाभ है ये तेल कुंड में वापसी से पहले सिस्टम में से धूल कणों को निकालता है तथा फिल्टर हाउसिंग संपूर्ण सिस्टम दाब के अंदर कार्य नहीं करता, अतः यह कम खर्चीला है। इसकी हानि है कि ये परिपथ के अवयवों के लिए कोई सीधी सुरक्षा नहीं होती है और वापसी लाइन पूर्व प्रवाह फिल्टरों में अकारण करते समय डिस्चार्जिंग सिलेंडर गति करने वाले अवयवों तथा संचयकों में से होने वाले प्रवाह पर भी विचार करना पड़ता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रवाह फिल्टर, फुल फ्लो। जैसा कि चित्र नंबर 8.12 में दिख रहा है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा ऑयल अंदर आ रहा है और फिर वो फिल्टर होके जा रहा है बाहर। इसका मतलब जितना भी ऑयल आ रहा है वो सब फुल रूप से फिल्टर हो रहा है, इसलिए इसका नाम है पूर्ण प्रवाह फिल्टर। दूसरा है समानुपाती फिल्टर। इसे बाईपास फिल्टर भी कहते हैं।
जो कि चित्र नंबर 8.13 में दिख रहा है कि इसमें कुछ तेल अंदर फिल्ट्रेशन में आता है और कुछ सीधे वहाँ से चला जाता है। तो ये था फिल्टर तक। धन्यवाद।